सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आज पुनः कक्षा 10वीं के छात्रों का। आप पढ़ रहे हैं शेमुषी द्वितीय भागः और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रथमः पाठः सूचि पर्यावरणम, द्वितीय भागः पार्ट 2 पद्य क्रमांक 4, 5, 6 और 7 आज हम पढ़ने वाले हैं। पूर्व की कक्षा में हम पद्य क्रमांक 3 तक पढ़ चुके थे और आज इस भाग में हम इन पद्य के साथ में पढ़ने वाले हैं पाठ विवरणम, परीक्षोपयोगी अभ्यास प्रश्नाः और पठित अवबोध प्रश्नाः। पुनः कुछ ध्यान रखने लायक बिंदु आपके लिए, ये फिर से मैं आपको केवल बताए देता हूँ, आप इन्हें याद रखिए और इनके अनुसार ही आप सारे नोट्स तैयार करें, सुनें, पढ़ें, जिससे कि आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ सकें और परीक्षा में भी आपको सहायता मिल सके। अब हम चलते हैं आगे आपके पद्य क्रमांक 4 की ओर। पद्य क्रमांक 4, कंचित कालम नय मामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदीपयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वयः पदच्छेदः अन्वयः च एक साथ है यहाँ। माम अस्मात् नगरात् कंचित कालम बहुदूरम नय ग्रामान्ते पयः पूरम निर्झरम नदीं प्रपश्यामि क्षणम अपि एकान्ते कान्तारे मे संचरणम स्यात् पर्यावरणम शुचि भवेत्। शब्दार्थाः। बच्चों, हमने जो अभी अन्वय देखा है उसी के अनुसार हम एक एक शब्द को क्रमशः यहाँ पर उसका अर्थ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कंचित कालम माम अस्मान् नगरात्, इसी शब्द को हम देखेंगे। इसमें 3 शब्द हैं, माम अस्मात् नगरात्। माम अस्मात् नगरात्, इनसे बनता है माम अस्मात् नगरात्। देखिए यहाँ इनके मीनिंग आप, माम अर्थात मुझको, अस्मात् अर्थात इससे, नगरात यानी माम अस्मात् नगरात। अगला कंचित, ये शब्द है, इसमें चित प्रत्यय लगा रहता है। इससे ये एक इस तरह का बताने वाला होता है कि जिस चीज के बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है उसको बताने के लिए। जैसे कश्चित अर्थात कोई, कमचित माने किसी को, किंचित अर्थात कोई चीज, है ना, कदाचित यानी कभी, अनिश्चय का बोध कराने वाला ये एक प्रत्यय होता है। तो है माम अस्मान् नगरात् कंचितम यानी कुछ, कालम अर्थात समयम, बहुदूरम यानी बहुत दूर, अत्यधिकम दूरम, नय, ये नया शब्द बना हुआ है नी धातु से, लोट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन में। तो पहली पंक्ति का अर्थ हो जाएगा बच्चों, माम अस्मात् नगरात् कंचित कालम बहुदूरम नय, अर्थात मुझे इस नगर से कुछ काल के लिए बहुत दूर ले चलो। क्यों? ग्रामांते, ये शब्द है यहां से, ग्रामांते निर्जर नदी पयः पूरम, पयः पूरम अर्थात जलभरितम अर्थात जल से भरे हुए, निर्झरम नदीम, निर्झरम अर्थात झरने को, नदीम अर्थात नदी को, प्रपश्यामि, क्या मतलब हुआ कि माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम कंचित कालम नय, मुझे इस नगर से कुछ दूर देर के लिए बहुत दूर ले चलो, जहां ग्रामांते अर्थात गांव की सीमा पर, गांव की ओर, पयः पूरम अर्थात में पानी से भरे हुए, निर्झर नदीम अर्थात झरने और नदियों को, प्रपश्यामि अर्थात देखूंगा। क्षणम अपि समय मात्रम अपि, क्षण भर भी, एकांते अर्थात एकांत में, कांतारे अर्थात वने यानी एकांते वने, ये एकांते विशेषण है और कांतारे इसका विशेष्य है। बच्चों, ये नया शब्द है आपके लिए, आप नोट करेंगे, कांतारे अर्थात वने यानी एकांत वन में
क्षण भर भी एकांत वन में अर्थात मेरा या मैं संचरणम अर्थात भ्रमणम स्यात् अर्थात भवेत होना चाहिए कि मैं एकांतारे अर्थात एकांत वाले जंगल में वन में मेरा क्षण मात्र कुछ समय के लिए भी संचरणम अर्थात भ्रमण होना चाहिए। अर्थात मैं कुछ समय के लिए एकांत वन में भ्रमण करना चाहता हूँ। पर्यावरणम शुचि भवेत, यह पर्यावरण पवित्र हो ऐसी भावना। अब हम इसका यहाँ पर अर्थ देखेंगे। अर्थः कुछ समय के लिए मुझे इस अर्थात प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलिए, जहाँ मैं गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण होवे, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। देखिए बच्चों, अभ्यास प्रश्न और इसके उत्तर यहाँ आएंगे। ये जो प्रश्न यहाँ आपको हम दिखाने वाले हैं, ये सभी आपको जानते ही हैं कि पठित अवबोध के अंतर्गत कुछ प्रश्न आते हैं। एक पद में उत्तर देना, पूर्ण वाक्य में और भाष्यकार, उसी से संबंधित यहाँ प्रश्न है। देखिए, कविः कस्मात् दूरम नय, कविम कस्मात् दूरम नय। प्रथम पंक्ति में इसका अर्थ है कविम कस्मात् नगरात्, ठीक है, नगरात् दूरम नय। यहाँ आप देख रहे हैं माम, जो माम है वो किसके लिए कहा गया है? कवि के लिए। कवि कह रहा है मुझको, है ना। आगे, कवि ही किम द्रष्टुम इच्छति। द्वितीय पंक्ति में प्रपश्यामि अर्थात उधर देखना। किम द्रष्टुम इच्छति? निर्झर नदी पयः पूरम, अर्थात कवि ही निर्जर नदी पयः पूरम द्रष्टुम इच्छति, यानी कवि पयसा पूरितम निर्जरम नदीम च द्रष्टुम इच्छति। कवि नदी निर्जरम कुत्र द्रष्टुम इच्छति? ग्रामांते, अर्थात कवि नदी निर्जरम ग्रामांते द्रष्टुम इच्छति। कवि कुत्र संचरणं कर्तुं वांछति? कवि कांतारे संचरणं कर्तुं वांछति। कीदृशे कांतारे? एकांते कांतारे। एकांते कांतारे, ये दो पद हैं। अनयोः विशेषण पदम किम, विशेषण जानते हैं जो विशेषता बताए, और विशेष्य माने जिसकी विशेषता बताई जाए। तो कांतारे ये विशेष्य है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है एकांते, इसलिए उत्तर क्या होगा? एकांते। आगे, वने इत्यस्य समानार्थक पदम किम। वने इत्यस्य समानार्थक पदम कौन सा होगा? कांतारे। इसका अर्थ भी वन ही होता है। बच्चों, एक बार हम फिर से इस श्लोक का पाठ करेंगे और फिर हम आगे की श्लोक की ओर चलेंगे। कंचित कालम नय मामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ श्लोक क्रमांक 5। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समिर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। पदच्छेदः अन्वयः च। हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला रमणीया स्यात् समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् रसालम मिलिता नवमालिका संगमनम रुचिरम स्यात् पर्यावरणम शुचि भवेत्। शब्दार्थाः, इसी के अनुसार हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। देखिए, यहाँ पहला शब्द है हरित तरुणाम। हरित अर्थात हरे, तरु अर्थात वृक्ष। षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर बहुवचन में, तो हरित तरुणाम अर्थात हरित वृक्षाणाम, यानी हरे वृक्षों का। ललित लतानाम, ललित अर्थात सुंदर, लता आप जानते हैं लताएं जो होती हैं बेल होती हैं, यानी ललित सुंदर लताओं का। सुंदर लतानाम, माला उनकी माला, रमणीया रमणीया इसका अर्थ होता है सुंदरी। रमणीय शब्द जो है
इसमें रमणीय शब्द से बना है ये। इसमें टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है पीछे, इसका आ बचता है तो बनता है रमणीय से रमणीय। आप इस प्रत्यय को भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रमणीय। आगे समीर चालिता, समीर अर्थात पवन, चालिता अर्थात चलाई गई, यानी पवनेन चालिता, समीरेण चालिता, हवा से चलाई गई। कुसुमावली, यानी कुसुमा नाम आवली ही, कुसुम अर्थात फूल, उनकी आवली माने पंक्तियां, यानी कुसुमों की पंक्तियां। वर्णीया, वर्ण करने योग्य हैं। वर्णीय शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में लगा करके बनाया है, वर्ण करने योग्य है। क्या मतलब हुआ इसका कि हरित वृक्ष, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, यानी हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो माला है, माला अर्थात जैसे माला में बहुत सारे मोती अलग अलग होते हुए भी एक साथ होते हैं, वैसे ही उनकी जो पंक्ति है हरित तरुओं की और ललित लताओं की बहुत सुंदर है, रमणीय है। समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया, और पवनेन चालिता यानी हवा से चलाई गई जो कुसुमों की आवलियां हैं, फूलों की पंक्तियां हैं, वर्णीया, वे वर्ण करने योग्य हों मेरे लिए। वे मुझे ऐसा वर्ण करने योग्य माने ऐसा लग रहा है वे मुझे अपनी ओर खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं वे मुझे, ठीक है। आगे नवमालिका रसालम, रसालम अर्थात आम को, नवमालिका यानी मिलिता, यानी रसाल को मिलिता यानी आम को मिल गई हैं। नवमालिका यानी फूल की लताएं, यानी ऐसी फूल की लताएं जो आम को मिल गई हैं, आम से मिल गई, यानी फूल और आम ये आपस में मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, संगमनम, संगम हो रहा है, उनका मिलन हो रहा है। वो कैसा लग रहा है, रुचिरम, बड़ा मनोहारी लग रहा है, ठीक है। आप फिर से देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि हरित तरुणाम ललित लतानाम, कि वहां जब हम ग्राम में पहुंचेंगे ना तो वहां का वातावरण कैसा होगा, कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, ये हरे वृक्षों की और ललित लताओं की, सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं वे बहुत आकर्षक हों। और हवा से चलाई गई कुसुमावली, यानी हवा चलने के कारण से जो फूलों की पंक्तियां हिल रही हैं वे ऐसा लग रहा है वर्णीय स्यात में, मेरे लिए वर्ण करने लायक हैं, ऐसा लग रहा है वे मुझे अपनी ओर बुला रही हैं, खींच रही हैं हवा से चलने से। और तालम मिलिता नवमालिका, यानी आम से मिल गई हैं ऐसी नई नई जो फूल की लताएं हैं, मालिकाएं हैं, वे तो उनका जो संगम हो रहा है, संगमनम में रुचिरम स्यात्, मुझे बड़ा मनोहारी लगे। पर्यावरणम शुचि भवेत, ऐसा यहाँ कहा है। देखिए इसका, हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला अत्यधिक सुंदर है। वायु के झकोरों से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। फूलों की लताएं आम में मिल रही हैं, उनका संगम मनोहारी है। इस तरह इसका अर्थ हुआ। अब हम आगे देखें कुछ अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न है, केशाम माला रमणीया, केशाम माला रमणीया ललित लता नाम, क्या ललित लता नाम माला रमणीया। कुसुमावली केन चालिता स्यात्, केन चालिता स्यात् कुसुमावली समीरेण, अर्थात कुसुमावली समीरेण चालिता स्यात्। कवये किम वर्णीया, कवि किसके द्वारा वर्ण करना चाहता है, कुसुमावली, या कहें कुसुमा, ठीक है। आगे किम रुचिरम स्यात्, किम रुचिरम स्यात् संगमनम रुचिरम स्यात्, ठीक है। और प्रश्न अगर आपसे मैं पूछूं इसी के साथ, केसाम संगमनम रुचिरम स्यात्, कि रसालम मिलिता नवमालिका तेषाम संगमनम रुचिरम स्यात्। आगे रमणीया माला, ये दो पद हैं, अनयोः विशेष्य पदम किम, इनमें विशेष्य पद क्या है, यानी जिस पद की विशेषता बताई जा रही है ऐसा पद कौन सा है। रमणीया ये विशेषता बताने वाला है, माला ये इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह विशेष्य पद क्या हो जाएगा, माला।
कुत्सितम इत्यस्य विलोम पदम किम? कुत्सित अर्थात बुरा, तो इसका विलोम पद क्या होगा? रुचिरम, सुंदर, बढ़िया, अच्छा। पंक्ति ही इत्यस्य समानार्थक पदम किम? किम क्या होगा? अब देखिए, आवली, आवली शब्द पंक्ति के लिए यहाँ पर आया हुआ। एक बार फिर से हम इस श्लोक का पाठ करते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। आगे चलते हैं। यहाँ अब श्लोक क्रमांक 6। ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। और किस तरह के वातावरण में जाने के लिए कवि यहाँ कह रहा है, देखिए इसका हम पदच्छेद और अन्वय देखते हैं। पदच्छेदः अन्वयः च। ऐ बंधो, अरे बंधु, खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम धृत सुख संदेशम चल पुर कलरव संभ्रमित नेभ्यो चाक चिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात् पर्यावरणम शुचि भवेत्। अर्थ देखिए, ऐ बंधो ये संबोधन वाचक है, हे मित्र, हे मित्र। धृत सुख संदेशम, अब क्रियापद देखिए इसमें, ऐ बंधो चल, चल अर्थात चलो, कहाँ चलें? तो आगे के शब्द देखिए यहाँ पर, धृत सुख संदेशम, धृतम सुखस्य संदेशम ये न, अर्थात सुख का संदेश जिसने धारण किया है, अर्थात जो सुख का ही संदेश देने वाले हैं, आनंद का संदेश देने वाले हैं, ऐसे खग कुल कलरव, अर्थात खगस्य कुलानाम कलरवः, खग अर्थात पक्षी, तेषाम समूह यानी पक्षी नाम समूह अर्थात खगकुल, यानी पक्षियों के समूह को हम खगकुल कहते हैं। तेषाम अर्थात पक्षी नाम समूह नाम कलरवः अर्थात उनकी ध्वनि, उसके द्वारा, तेन यानी पक्षियों के समूहों की ध्वनि से, गुंजितम वन प्रदेशम, यत प्रदेशम वनस्य यत प्रदेशम गुंजितम, यानी गुंजायमान ऐसा वन का प्रदेश, चलो वहां चलो। क्या कहा है यहाँ पर? ऐ बंधो चल, हे बंधु, हे मित्र, चलो कि कहाँ चलें? गुंजित वन देशम, गुंजायमान है वन का जो प्रदेश, उस प्रदेश में। केन गुंजितम, खलग कुल कलरव गुंजितम, यानी खगानाम कुलानाम कलरवेण, यानी खग कुलानाम कलरवेण, यानी पक्षियों के समूह की ध्वनि से जो गुंजित वन का प्रदेश है। और कैसा है वो वन प्रदेश? कि धृत सुख संदेशम, अर्थात जिसने सुख का संदेश ही धारण किया हुआ है। बच्चों, इस पंक्ति में इतना बताया जा रहा है कि हे मित्र, ऐसे वन प्रदेश में चलो जो मानो सुख का संदेश देने वाला है। सबसे ज्यादा शांति वहां जंगल में ही है और कहीं नहीं है ना। इसीलिए आप देखते हैं हमारे जितने भी ऋषि महात्मा होते थे, वे जंगल में और वनों में जाकर रहते थे और जीवन का आनंद वहीं मिलता था उन्हें। और कैसा है वह सुख का संदेश देने वाला और पक्षियों के समूहों से ध्वनि से जो गुंजायमान हो रहा है, ऐसा वन प्रदेश है, वहां चलने की बात कही है। और निषेध भी किया जा रहा है किसी चीज का। देखिए किसका है? पुर कलरव, ये नया शब्द है आपके लिए। पुर, पुर अर्थात जैसे आप सुनते हैं पुर, है ना, पुर का अर्थ होता है नगर। पुर कलरव, कलरव अर्थात उनकी ध्वनि, उनका कोलाहल, यानी पुरस्य कलरवेण अर्थात नगरस्य कोलाहलेन, कलरव अर्थात कोलाहलेन, यानी पुरस्य कलरवेण नगराणाम कोलाहलेन संभ्रमित जनेभ्य, संभ्रमिताः जनाः तेभ्य, यानी जो लोग संभ्रमित हो गए हैं उनके लिए, यानी अशांत लोगों के लिए। फिर से देखिए, पुरस्य कलरवेण यानी शहर के कोलाहल से, संभ्रमिताः जनाः अशांताः जनाः
यानी नगर के कोलाहल से जो अशांत लोग हैं, तेभ्यः उनके लिए, चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य अर्थात कृत्रिमम प्रभाव पूर्णम जगत, नकली चकाचौंध वाला जीवित रस हरणम, और जीवन के आनंद का हरण, जीवित रस हरणम अर्थात जीवन के आनंद का हरण, नो कुर्यात नहीं करो। फिर से देखिए आप इतनी पंक्ति का अर्थ, यहाँ से पुरकलरव से यानी नगर पुरकलरवेण अर्थात नगरस्य कोलाहलेन, नगर के कोलाहल से, संभ्रमित जनेभ्य अशांत हुए लोगों के, नकली चकाचौंध वाला जो जीवन है वो है ना, उन लोगों के लिए नकली चकाचौंध वाला जो जीवन है वह जीवित रस हरणम नो कुर्या, उनके जीवन का आनंद का हरण ना करे। यहाँ ये कहा गया है कि जो नगर का कोलाहल है उसके द्वारा अशांत हुए लोगों को जो शहर की नकली चकाचौंध है वो उनके जीवन के वास्तविक आनंद को न हर लेवे। ये यहाँ का फिर से एक बार मतलब बताता हूँ आपको। देखिए, अई बंधो चल, हे बंधु चलो, कहाँ कि सुख संदेशम धारयति तत् वन प्रदेशम, ऐसे वन के प्रदेश में चलो जो सुख का संदेश धारण करता है, और पक्षियों के समूहों की ध्वनि से जो प्रदेश गुंजायमान है ऐसे जंगल में चलो। और क्या न करो कि पुरकलरवेन अर्थात नगर के कोलाहल से संभ्रमित जनेभ्य अशांत और व्यथित हुए लोगों का, चाकचिक्य जाल, ऐसे लोगों के लिए चाकचिक्य जाल जो कृत्रिम है, ऐसा प्रभाव नकली चकाचौंध वाला जो जाल है वो उन लोगों के लिए क्या न करे कि जीवित रस हरणम नो करे, उनके जीवन के आनंद का हरण ना करे। यहाँ ये कह रहे हैं कि जंगल में जो पक्षियों की आवाज है, नदी और निर्झरों की जो कलकल की ध्वनि सुनाई देती करे, वो ज्यादा आनंददायक है, न कि शहर की नकली चकाचौंध भरी वायु और वो वातावरण है वह तो कृत्रिम जगत है, उसमें हमारी वास्तविक शांति नहीं है। इसलिए कहा है पर्यावरणम शुचि भवेत्। देखिए इसके हम अभ्यास अर्थ देखेंगे अभी पहले। अरे मित्र, पक्षियों के समूहों के कलरवों अर्थात आवाज से गुंजायमान तथा जिसने सुख का संदेश धारण कर लिया है ऐसे वन प्रदेश में चलो। यह नकली चकाचौंध इस संसार में नगर के कोलाहल से अशांत लोगों के जीवन के आनंद हरण न करे। अभ्यास, प्रश्न और उनके उत्तर। खग कुल कलरवेण किम गुंजितम अस्ति। खग कुल कलरवेण, देखिए आप यहाँ पर, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, किम गुंजितम वन देशम, खग कुल कलरवेण वन देशम गुंजितम। आगे, जनाः केन संभ्रमिताः, कि जनाः पुरकलरव संभ्रमित जनाः, यानी जनाः पुरकलरवेण संभ्रमिताः। आगे, चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम किम नो कुर्यात्, किम एक ही शब्द छूट रहा है, किम नो कुर्यात् कि जीवित रस हरणम, यानी चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात्। आगे, पक्षी इत्यस्य समानार्थक पदम किम अस्ति, यहाँ क्या शब्द प्रयोग किया गया, पहली पंक्ति में ही है, क्या है, खगः, खगः। नगरम इत्यस्य समानार्थक पदम किम, पुर। धृत सुख संदेशम गुंजित वन देशम अनयोः विशेषण पदम किम। ये दो पद हैं, इनमें विशेषण किस में है और विशेष्य किस में है। धृत सुख संदेशम ये विशेषण है, वन देशम ये इसका विशेष्य है, इसका विशेषण आ गया। फिर से हम श्लोक को पढ़ते हैं, फिर हम अंतिम श्लोक की ओर चलेंगे। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। अंत में अगला श्लोक, ये अंतिम श्लोक है इसका। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः
पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। पदच्छेदः अन्वयः च। देखिए, प्रस्तर तले लता तरुगुल्माः पिष्टाः न भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम न पर्यावरणम शुचि भवेत्। इसके हम अब यहाँ देखेंगे शब्दार्थाः। प्रस्तर तले अर्थात प्रस्तराणाम तले यानी पाषाणाम तले अर्थात पत्थरों के नीचे। लता तरु गुल्माः, लताः तरवः गुल्माः च अर्थात लता वृक्ष और झाड़ियां। पिष्टाः न भवन्तु, ये पिस धातु से बना हुआ है पिष्टाः शब्द। पिस धातु क्ता प्रत्यय और आगे उसमें स्त्रीलिंग में बना दिया जाता है, तो या फिर बहुवचन में बना है ये, तो यहाँ हो जाएगा पिष्टाः। ठीक है, पिष्टाः न भवन्तु अर्थात देखिए क्या कहा है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु, यानी पत्थरों के तले ये जो पेड़ लता वृक्ष और झाड़ियां हैं वो पिस ना जाएं। कहने का तात्पर्य यहाँ इतना है कि आज ये जो पत्थरों का प्रयोग करके सारे घर और सड़कें बनाई जा रही हैं, विकास के नाम पर पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके माध्यम से पेड़ पौधे ये सारे के सारे नष्ट ही हो जाएं, ऐसा यहाँ कहा गया है। आगे देखिए, निसर्गे, निसर्ग अर्थात होता है प्रकृति, निसर्गे अर्थात प्रकृति में अर्थात प्रकृत्याम, सप्तमी एक वचन में बनेगा। निसर्गे पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता, पाषाण माने पत्थर की, सभ्यता अर्थात सभ्यता, ये देखिए सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई सभ्यता। आज यहाँ कवि क्या कह रहा है कि आज वर्तमान के समय में जिसे हम सभ्यता बोलते हैं वो क्या है, ये पत्थरों की सभ्यता है। ये व्यंग्य है यहाँ पर कि हजारों साल पुराने युग को हम पाषाण युग कहते थे, पर आज क्या है, आज भी तो पाषाणी सभ्यता ही है। ऐसा यहाँ कहना चाह रहा है कि प्रकृति में कहीं ऐसा ना हो पाषाणी सभ्यता। ये पाषाणी शब्द है, ये बना हुआ है पाषाण शब्द में नीप प्रत्यय लगाने से पाषाणी। सभ्यता शब्द में सभ्य है शब्द और तल प्रत्यय लगता है जिसका ता बचता है और शब्द बनता है सभ्यता। पाषाणी विशेषण है, सभ्यता यहाँ पर विशेष है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकृति निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। समाविष्टा शब्द कैसे बना है, समाविष्ट शब्द में टाप प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग में टाप का बचता है आ, जिसे बचता है समाविष्टा। समाविष्ट का अर्थ होता है समाहित होना, तो समाविष्टा न स्यात् अर्थात समाहित न हो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में पाषाणी सभ्यता, जो प्रकृति है उसमें कहीं सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई आज की सभ्यता है, कहीं वो समाविष्ट ना हो जाए, उसी में मिल ना जाए। और मानवाय अर्थात मनुष्याय यानी मनुष्यों के लिए कवि क्या चाहता है, जीवनम कामये, यानी मानवाय अर्थात मनुष्याय कवि ही जीवनम कामये, जीवनम इच्छति, कवि मनुष्यों के लिए जीवन चाहता है। जीवन मरणम न अर्थात जीवन मरणम ये क्या शब्द है कि जीवन के रूप में मृत्यु, ये नहीं। अर्थात कवि ये कहना चाहता है यहाँ कि हम जिस पाषाणी सभ्यता में जी रहे हैं वह और प्रकृति को छोड़ते जा रहे हैं, वह तो एक तरीके से देखा जाए तो जीवन के रूप में मृत्यु ही है। फिर से देखते हैं पूरा मीनिंग। कहा है कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु अर्थात पत्थरों के नीचे कहीं पेड़ लता वृक्ष और झाड़ियां पिस ना जाएं, अर्थात कहीं हमारे इस पाषाण की प्रमुखता देने के कारण से हम पत्थरों को बहुत अधिक प्रमुखता दे रहे हैं और विकास के नाम पर हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पेड़ पौधे ही नष्ट हो जाएं। और निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है कि प्रकृति में जो ये पत्थरों की सभ्यता है कहीं ये समाविष्ट ना हो जाए।
अर्थात कहीं ये प्रकृति नष्ट ना हो जाए और मात्र ऐसा ना हो कि बस पत्थर ही पत्थर इस विश्व में बचे रह जाएं। कवि क्या चाहता है? कवि ही मानवाय जीवनम कामये, यानी कवि मनुष्यों के लिए जीवन चाहता है, जीवन मरणम न, अर्थात जीवन के रूप में जो हम जीते हुए मरे हुए हैं, ऐसा जीवन कवि नहीं चाहता है। इसलिए कवि कहता है पर्यावरणम शुचि भवेत्। आगे इसका यहाँ देखेंगे, अर्थः पत्थर के तल अर्थात नीचे पर लताएं, पेड़ और झाड़ियां पिसे नहीं, प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट अर्थात सम्मिलित न हो। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन जीवित मृत्यु की नहीं। अर्थात कवि यहाँ यह कहना चाहता है, मैं अर्थात कवि यहाँ मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता है, जीवित मृत्यु अर्थात जीवन के रूप में मृत्यु की नहीं। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। हमें पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, ये यहाँ कहा जा रहा है। हमें प्रकृति की रक्षा का प्रयास करना चाहिए, ये प्रेरणा हमें यहाँ इस काव्य में दी गई है। देखिए बच्चों, अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तर तले के पिष्टाः न भवन्तु। प्रस्तर तले के पिष्टाः न भवन्तु, पूरी पहली लाइन आ जाएगी इसमें, लता तरुगुल्माः, अर्थात प्रस्तर तले लता तरुगुल्माः पिष्टाः न भवन्तु। कुत्र पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। कुत्र निसर्गे अर्थात प्रकृत्याम, यानी निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। कवि ही मानवाय किम कामये। कवि ही मानवाय किम कामये जीवनम, अर्थात कवि ही मानवाय जीवनम कामये। प्रकृत्याम इत्यस्य समानार्थक पदम किम अस्ति। कई बार मैंने बोला अभी, प्रकृत्याम ये शब्द प्रकृति से बना है सप्तमी एकवचन में, इसके लिए समानार्थक पद यहाँ क्या आया है? निसर्गे। निसर्ग से सप्तमी एकवचन में ये भी बनता है। आगे, मानवाय जीवनम कामये। कामये, मानवाय जीवनम कामये। अत्र क्रियापदम किम, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया क्या हो रही है? कामये, चाहना। पाषाणी सभ्यता, ये दो पद हैं। अनयोः विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण क्या है? पाषाणी, ये विशेषण है। एक बार पुनः हम इस श्लोक का पाठ करते हैं। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। बच्चों, इस तरह इस पूरे पाठ में हमें ये प्रेरणा दी गई है, ये पर्यावरण है। पर्यावरणम शुचि भवेत्, पर्यावरण पवित्र होना चाहिए। इसके लिए हमें गांव की ओर भी देखना चाहिए। वहाँ का वातावरण, वहाँ के नदियाँ, तालाब, झरने, वृक्ष, लताएं, फल, फूल, वहाँ के एकांत रूप जंगल, ये हमें कितनी शांति प्रदान करते हैं। और शहर में जो नकली चकाचौंध है, बहुत भव्य इमारतें, आपको सजी धजी घर, है ना, बहुत सारी मशीनों का प्रयोग जिनसे लगातार धुआं ही धुआं निकल रहा है, अत्यंत प्रदूषण हो रहा है, ऐसा जो शहरी जीवन है, कवि यह कहना चाहता है ये तो हमारे लिए जीवन के रूप में मरण ही है, अर्थात ये हमें मृत्यु की ओर लेके जाने वाला है। इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाकर के प्रकृति की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमें इस काव्य में दी गई है। बच्चों, आप फिर से इन श्लोकों का पाठ करें और इन अभ्यास प्रश्नों का लगातार अभ्यास करते रहें तथा शब्दार्थ जो आपको बताए गए हैं उनमें व्याकरण संबंधित चीज़ें हैं उन्हें आप नोट करें और इन लगातार आप अभ्यास करते रहें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।